तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दैट डिस्क्राइब द थर्मल स्ट्रेसेस इन टेपर्ड सिलेंड्रिकल बार। तो देखिए हमारा थर्ड केस कि थर्मल स्ट्रेस इन टेपर्ड सिलेंड्रिकल बार क्या होता है। तो लेट एक टेपर्ड सिलेंड्रिकल बार है जिसके एक साइड का डायामीटर दे रखा है डी लार्ज, लेट दैट इज डी लार्ज, और दूसरे साइड का डाया है डी स्मॉल, छोटा डायमीटर है डी स्मॉल, और उसका लेंथ बॉडी का है एल, और जिसके दोनों एंड को फिक्स किया है और बॉडी को कर दिया हमने हीट। तो अभी हमने पढ़ा हीटिंग के कंडीशन में दोनों एंड से रिएक्टिव फोर्सेस आएंगे विच इज कंप्रेसिव इन नेचर। लेट दोनों साइड से फोर्सेस आ रहे हैं कंप्रेसिव फोर्स। तो इसमें भी हम देख के बता सकते हैं कि नेट चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू जीरो। चेंज इन लेंथ नेट क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर चेंज इन लेंथ जीरो होगा तो डेल्टा एल दो कारणों से मिलेगा, एक टेम्परेचर चेंज के कारण, एंड दैट टेम्परेचर चेंज के कारण जो डिफॉर्मेशन मिलेगा वो क्या होगा, अल्फा डेल्टा टी एल प्लस ये जो दोनों साइड से रिएक्टिव फोर्सेस हैं कंप्रेसिव फोर्सेस, वो फोर्सेस इस टेपर्ड बॉडी को कितना डिफॉर्मेशन देंगे, दैट इज माइनस ऑफ 4pl अपॉन पाई dl अपॉन ds। dl इज लार्ज डायमीटर एंड ds स्मॉल ds इज स्मॉल डायामीटर। तो ये होता था फॉर्मूला। अब ये कहां से आया, तो अगर आपको इलोंगेशन इन टेपर्ड सिलेंड्रिकल बार पता हो तो वहां पे हमने बताया था फॉर्मूला इज 4pl अपॉन पाई ई d1 d2। तो हमने एक डाय को ले लिया लार्ज डायमीटर और d2 को ले लिया लेट स्मॉल डायमीटर, देन दिस इज द फॉर्मूला एंड नेट चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू जीरो। अगर आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारा यहां से लोड कैलकुलेट हो जाएगा एंड दैट लोड विल बी इक्वल टू, this is the complete load, that is pi e into d large into d small into alpha into delta t upon 4। तो ये दोनों साइड्स के लोड क्या है, P। अब देखिए अगर हमें स्ट्रेस कैलकुलेट करना है तो स्ट्रेस तो होता है लोड अपॉन एरिया, बट क्योंकि दोनों साइड्स के डायमीटर्स तो सेम है नहीं, और जब दोनों डायमीटर दोनों साइड के डायमीटर सेम नहीं है तो दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम नहीं है। इट मींस हमें यहाँ पे दो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, एक डेवलप होगा मैक्सिमम स्ट्रेस और एक डेवलप होगा मिनिमम स्ट्रेस। तो लेट सबसे पहले अगर हम स्ट्रेस कैलकुलेट करें एट स्मॉलर एंड, जिधर का डाया छोटा है उधर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, और जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है तो स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम। तो हम बोल सकते हैं सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू P upon A, and P upon A is pi by 4, 4 will be go in numerator upon D small, क्योंकि स्मॉलर एंड है तो इट इज डी एस स्क्वायर। तो जब आप उस P के फॉर्मूला को यहां पे ला के पुट करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करें अगर हम 4 डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी एस स्क्वायर से, तो यहां से हमें जो फॉर्मूला मिलेगा, तो देखिए 4 4 गेट्स कैंसल्ड, this 4 and this 4 will be gets cancelled, this pi gets cancelled, और जो हमें इक्वेशन बन रहा है that equation is alpha delta t e, this is alpha delta t e into, ऊपर देखिए d लार्ज इंटू d स्मॉल है और नीचे d स्मॉल का स्क्वायर है, तो d स्मॉल से d small square gets cancel, then we will get capital DL upon small ds, then this is the formula for maximum thermal stress। तो देखिए ये तो हो गया हमारा कंप्लीट डेरिवेशन। अगर आपको इसको न्यूमेरिकली अगर ऑब्जेक्टिव्स में या न्यूमेरिकल्स में आपको डायरेक्टली फॉर्मूला को यूज करना हो तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेस वहां पे डेवलप होता है जहां पे स्मॉलर एंड है, और स्मॉलर एंड है तो थर्मल स्ट्रेस इज अल्फा डेल्टा टी ई, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं डायामीटर के रेशियो से, तो ऐसे डाया का रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका डाया रेशियो लार्ज हो, ताकि ऊपर का लार्ज कब होगा, जब ऊपर का डाया लार्ज होगा नीचे का डाया स्मॉल होगा। इसी को अगर ऑपोजिट बोले कि अगर हम लार्जर एंड पे स्ट्रेस कैलकुलेट करें तो देयर स्ट्रेस विल बी मिनिमम बिकॉज डायमीटर इज मैक्सिमम, that is 4p अपॉन पाई डी लार्ज स्क्वायर। जो आप इसको सॉल्व करेंगे, जब p का वैल्यू को यहां पुट करेंगे और कैंसिल करेंगे, तो एट दैट टाइम आवर थर्मल स्ट्रेस फॉर्मूला इज, जो एक्चुअल फॉर्मूला हमने लिखा था लास्ट केस में उसको लिख लें,
दैट इज अल्फा डेल्टा टी ई। अब क्योंकि मिनिमम स्ट्रेस है और मिनिमम स्ट्रेस है, इसका मतलब हमारा जो डाया का रेशियो है वो छोटा होना चाहिए। और डाया का रेशियो कब छोटा होगा? जब डी स्मॉल को आप डिवाइड करेंगे डी लार्ज से। then this is the formula for maximum thermal stress and this formula is for minimum thermal stress. Maximum thermal stress at smaller end and minimum thermal stress at larger end. So I hope you have understood this concept regarding the thermal stresses in the tapered cylindrical bar. तो इसी के साथ हमारा तीसरा लर्निंग आउटकम भी कंप्लीट हो गया, that describe the thermal stresses in tapered cylindrical bar. Then we will have a knowledge check.